हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 सिविक्स के पहले चैप्टर ऑन इक्वालिटी में आप सभी का स्वागत है। यह चैप्टर जो है हमारे समाज के एक बेहद ही बुनियादी क्वेश्चन इक्वालिटी की जो समस्या है उसको रिलेट करती है। आइए देखते हैं यह इक्वालिटी की समस्या क्या है और यह हमारे समाज को कैसे प्रभावित करती है। आप इसके डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं इक्वालिटी क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। सबसे ऊपर जो है आपको एक लाइन दिख रही है जिसमें कुछ लोग चुनाव की लाइन में खड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले एक टीचर हैं, फिर एक ट्रेडर हैं, एक स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो है कांता देवी हैं, सुजाता है, ये दोनों डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। फिर उसके नीचे जो है एक आर्टिशियन है, हाउसवाइफ हैं, एक कंसल्टेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मीडिया पर्सन हैं, और फिर सबसे लास्ट में जो है एक अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं जो कि जो है ये जो दो लेडी थी कांता, ये उनके यहाँ काम करती है। तो जब इलेक्शन की लाइन में ये लोग खड़े हैं तो ये सोचती है कि यह दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वो देख रही हैं कि देखिए हमारे देश में जो लोग हैं ये सारे के सारे एक लेवल के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। सभी लोगों को इस लाइन में जब वोटिंग होती है तो सबको जो है एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सब एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है। वो कहीं देखो जैन साहब भी जो लाइन में खड़े हैं, जो कि हमारे मालिक हैं जिनके हम काम करते हैं, लेकिन वो लाइन में हमसे पीछे खड़े हैं। तो इस तरह की बातें होती है। अगेन फाइनली ये लोग वोट दे दिए और उसके बाद जो है फिर हुआ कि किस बात पे वोट डाल रहे हो। तो उसने कहा कि देखिए हमने जो तो ये डिसाइड किया है उसको वोट डालेंगे जिसने कहा है कि हमारे एरिया में पानी अरेंज करेगा, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम जो है हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है। खैर बातचीत हो गई, वोटिंग पड़ गई, फाइनली जो जैन साहब थे वोट दिए, गाड़ी से निकल गए और ये लोग हाय हेलो करके निकल रहे हैं। वापस जाते समय जो है ये बताती है कि जो मेरी बेटी है गुड़िया, वो काफ़ी दिन से बीमार चल रही है, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि अभी तो हमको पहले घर पे जो साहब हैं, जैन साहब हैं, उनके घर पे काम करना पड़ेगा और पैसे हैं नहीं, इसलिए उनसे थोड़ा सा एडवांस लूँगी तब जा कर के इलाज करवा पाऊँगी। फाइनली घर जाती है, अपनी बेटी से मिलती है, उसको बोलती है कि देखो थोड़े जो है ये काढ़ा वाढ़ा पी लो और उसके बाद जो है शाम को जो है हम लोग हॉस्पिटल में चलेंगे। उसके बाद ये देखती है आसपास हमारे मोहल्लों में कितनी गंदगी फैली हुई है और जो है कहा कि बीमारी होगी नहीं, जब चारों ओर इतनी गंदगी रहेगी तो बीमारी क्यों नहीं फैलेगी। फाइनली जैन साहब के यहाँ गई, सारा काम धाम किया, ठीक है, साफ़ सफाई सारी कर दी और उसके बाद जो है मालकिन से पैसे मांगा। तो जो जैन साहब की वाइफ थी उसने कहा कि देखो ये पैसे मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इसको हैबिट नहीं बनाना, हमें ये नहीं कि हमेशा जो है पैसे मांगने चले आए। फाइनली उसके बाद जब शाम होती है तो शाम को जो है फिर वो सरकारी हॉस्पिटल के जो है लाइन में लगती है और जो है काफ़ी लंबी वहाँ लाइन है। तब वो सोचती है क्या जैन साहब भी ऐसे करते होंगे। बोले नहीं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी लाइफ में तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी कि उनको भी लंबा वेट करना। वो तो बस फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लिया, हॉस्पिटल ने बोल दिया ठीक है इतने बजे आप आइए, और फिर उसके बाद जो है वो उस दिए हुए टाइम पे जाते हैं और आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या वास्तव में हम लोग इक्वल हैं। तो इस तरह से हमने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दो सीन देखा। एक हो गया पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है, जिसमें सभी को इक्वालिटी है, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, केरला से हो तमिलनाडु से हो यूपी से हो, सबको जो है एक समान स्टेटस है, ठीक है। हर कोई चुनाव लड़ सकता है और हर कोई वोट डाल सकता है। तो पॉलिटिकल सेटअप में इंडिया में इक्वालिटी है। एट द सेम टाइम जो बाकी जो हम सोशल सेटअप देखते हैं, जो इकोनॉमिक सेटअप देखते हैं, उसमें हमको डिफरेंसेस मिलता है। कुछ लोग बहुत रिच हैं, आप देख सकते हो जैन साहब का घर जो है विशाल है और जो है काफ़ी साफ़ सुथरा है। दूसरी ओर कांता का जो मोहल्ला था वो कितना गंदा जो है वो दिख रहा था। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर जो है हमको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ देखने की बात है। तो जैसा कि पहले ही बताया था कि पॉलिटिकल फील्ड में हमारे यहाँ इक्वालिटी है। एक टर्म आ रहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। व्हाट इज इट्स मीन? इट मीन्स कि इंडिया में 18 ईयर से अबव, ठीक है, जो कोई भी है हर एक को वोटिंग राइट दिया जाता है। अगर आप 18 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं, इट मीन्स यू हैव बिकम एडल्ट, सो यू ऑल हैव राइट टू वोट। जस्ट
के जो है आप 18 ईयर से एबव हो गए। इसी के लिए जो टर्म आता है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पर जो है आप चाहे रिच हो पुअर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है और इस हिसाब से पॉलिटिकल सेटअप में हमारे यहाँ इक्वालिटी है। बट इन अदर थिंग, और जो है अगर हम जैन साहब से इनकी लाइफस्टाइल को कंपेयर करें तो जो कांता है वो एक स्लम में रह रही है, दूसरी ओर जैन साहब एक रिच फैमिली में रहते हैं, सॉरी एक बड़े से बंगले में रह रहे हैं, ठीक है। उसके घर के पीछे एक नाला बहता है, इतनी गंदगी है, लेकिन जैन साहब का घर तो बहुत वेल मेंटेन है, चकाचक है। इसकी बेटी बीमार है लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती। जैन साहब को कोई टेंशन नहीं है, चूँकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो ऑफिस में गया, 2-4 पेपर साइन किया, चले आए। अगेन इसको जब बीमारी होती है तो उसको पैसे मांगने पड़ते हैं। जैन साहब ऑलरेडी रिच हैं तो उनको दूसरे के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका जो काम है वो बड़ा टायर्ड वाला है, बहुत थका देने वाला है, चूँकि डोमेस्टिक वर्क है, घर पे दिन भर झाड़ू पोछा करें, बहुत मेहनत लगता है। एट द सेम टाइम जैन साहब को कोई टेंशन है नहीं, मस्त कार से गए, ऑफिस में गए, एसी ऑफिस में साइन किया, ठीक है। कुछ नो डाउट मेंटल हेडेक होता है बट उनका काम कंपैरेटिवली ईजी है। उसने कहा दिन भर जो है, अच्छा वापस आने के बाद इसको सरकारी हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगानी पड़ती है। एट द सेम टाइम जैन साहब को टेंशन है नहीं, वो चूँकि रिच आदमी हैं, किसी महंगे मेदांता हॉस्पिटल में पहुंच गए, कोई भी महंगा आसपास जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुंच गया, इजीली ट्रीटमेंट हो गया। तो यहाँ पर उसने देखने की कोशिश की कि अभी भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है और जो है भेदभाव लोगों में होता है। सॉरी, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सोसाइटी में अनइक्वालिटी है। तो ये जो है हमने अनइक्वालिटी देखी, बेसिकली इकोनॉमिक अनइक्वालिटी देखी। अगर हम देखेंगे तो सोसाइटी में कई अलग अलग तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर हम जो है मैरिज के प्रपोजल्स देखें, अक्सर जो है शादी के लिए जो रिश्ते ढूंढे जाते हैं, तो आप मोस्ट ऑफ देखोगे लड़की कैसी चाहिए, तो लड़की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ तीनों देखिए कि जो भी लड़कियों की डिमांड आई है, तो लड़की टॉल हो, ठीक है। ऊपर अगेन जो ऊपर देख रहे हैं तो जो सॉरी यहाँ पर भी जो है लड़की फेयर एंड ब्यूटीफुल हो। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी जो आ रहा है तो लड़की टॉल एंड फेयर हो। तो अक्सर आप देखोगे शादी के जो रिश्ते दिखते हैं तो उसमें भी जो है हमेशा डिमांड होती है कि लड़की लंबी और खूबसूरत होनी चाहिए। इसी तरह से आप बाकी जगहों पे भी देखोगे तो अलग अलग जगहों पे लोगों में इनइक्वल ट्रीटमेंट जो है अलग अलग तरीके से दिख जाता है, जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, ठीक है। ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा आधार है कास्ट सिस्टम। इंडिया में जो भेदभाव करने का सबसे बड़ा जो सोर्स आता है वो इस कास्ट सिस्टम है। ये कास्ट सिस्टम क्या है, तो बेसिकली जो हिंदू सोसाइटी है वो लोगों को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करती है। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो ये जो 4 मेजर कैटेगरी है, इसमें खासकर जो शूद्र कैटेगरीज है, इसको जो है सबसे ज़्यादा लो माना जाता है और पुराने दौर में इसको अनटचेबल माना जाता था, ठीक है। तो उनके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव हुआ है। अगर आप ये जो देखोगे अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये आपको कई और जगह दिखेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी क्रिकेटर का नाम बताइए, ठीक है, आपके मुंह पे 50 जो है मेल क्रिकेटर के नाम मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपसे अगर ये पूछा जाए फीमेल क्रिकेटर का नाम बताइए, आप शायद जो है गिनती के पड़ जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा, या याद भी आएगा तो एक आध नाम मिलेगा। तो ये डिफरेंस आता है। इसी तरह से एक और अगर एग्जांपल देखें कि जहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट है मेल और फीमेल में, या फिर जो अलग अलग तरीके से, कि जो दोनों की इनकम को देखिए, जो भी मेल प्लेयर्स हैं उनकी जो सैलरी होती है, जो उनको पैकेज मिलता है, वो करोड़ों अरबों में होता है, बहुत कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट और दूसरी चीज़। दूसरी ओर फीमेल प्लेयर्स बहुत कम है। फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, रणवीर कपूर है, वट एवर मेल एक्टर्स हैं, उनको पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फीमेल एक्ट्रेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम मिलता है। इसी तरह से आप अलग अलग फील्ड में देखोगे ना, आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट के हज़ारों एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि सोसाइटी में हैं आज भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मिलती है जो कि दलित सोसाइटी के बारे में। दलित सोसाइटी क्या, बेसिकली जो लोअर कास्ट थी, शूद्रा जिनको कहा गया या एससीज कहा जाता है, ये उन्हीं के लिए यह टर्म आता है, ठीक है। दलित का मतलब क्या है, तो बेसिकली इसका मतलब है ब्रोकन, टूटे हुए, जिनको सोसाइटी में बहुत लो माना गया और जिनके साथ सीरियस डिस्क्रिमिनेशन के केसेज आते हैं, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, आपको जाननी चाहिए। उन्होंने, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जूठन।
उसमें जो है उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि उनकी एजुकेशन सेटअप कैसी थी। उन्होंने कहा कि जो है कि जब भी मैं स्कूल जाता था तो मुझे जो है सबसे अलग बैठने को कहा जाता था और हमें कहा जाता ज़मीन पे बैठो। बाकी सारे जो है बेंचेज पे बैठते थे, मुझे कहा जाता था मैं ज़मीन पे बैठूँ। कहा कि मैं उस मैट पे बैठता था जिस पर ऑलरेडी जो सारे लड़के चल के जा चुके होते थे और वो पूरा मैट गंदा हो चुका होता था। कहा कि मुझे जो है हमेशा जो है सबसे पीछे बैठना होता था और कई बार जो है दरवाजे के पास बैठना होता था। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो, ज़मीन में बैठे हो, सबसे पीछे बैठे हो, तो आपको जो है ब्लैक बोर्ड कितना दिख रहा होगा। कई बार तो जो है जो टीचर्स थे बिना मतलब ही मुझे पीटने लगते थे। कहा कि जब मैं क्लास 6 में था, याद रखिए ये आप ही के एज में है, ठीक है, तो जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो ओम प्रकाश, जा करके स्कूल और प्लेग्राउंड जो है साफ़ करो। कहा कि छोटा बच्चा ही है। कहा कि प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था और जो है मेरा पूरी बॉडी में दर्द होने लगा, हाथ पैर जो दर्द होने लगा, मेरी पीठ में दर्द होने लगा और मेरा पूरा चेहरा जो है धूल से भर गया। ठीक है, और इवन की धूल जो है मेरे चेहरे पे जा रही थी। क्लास के जो बाकी सारे बच्चे थे वो क्लास में जो अकेले वो पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे जो है दिन भर झाड़ू लगाना था, पूरा सुबह से शाम तक झाड़ू ही लगाता रह गया। मेरा हेडमास्टर जो है रूम में बैठा रहा और वो मुझे बार बार सिर्फ देख रहा था। कहा कि इवन कि मुझे पानी तक पीना अलाउड नहीं था क्योंकि मैं दलित था, तो और बाकी पानी जो है वो अपर कास्ट के लोगों के लिए था, तो मुझे पानी तक पीने नहीं दिया गया। मैंने फुल डे जो है झाड़ू लगाया, दरवाजे साफ़ किए, खिड़कियां साफ़ की। और दिक्कत ये थी कि टीचर और बाकी बच्चे सब हमको देख रहे थे और ये काम हमसे रोज़ करवाया जाने लगा। मीन्स हमको पढ़ाई, वो नहीं चाहते थे कि हम पढ़ाई करें और जो है ये काम हमारे साथ अक्सर होने लगा। कहा ये तब तक चला कि एक बार मेरे पिता जो है उसी सड़क से गुजर रहे थे और उन्होंने जो है मुझे झाड़ू लगाते देख लिया। वो इमीडिएट स्कूल के अंदर एंटर किए और जो है जो टीचर थे उनको धमकाया। उन्होंने कहा कि यू आर ए टीचर सो आई एम लीविंग यू। कहा कि तुम एक टीचर हो इसलिए मैं तुमको कुछ कह नहीं रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ जो है, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, इस बात को मास्टर याद रखना कि ये मेरा जो बच्चा है वो यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। सिर्फ यही पढ़ने नहीं आएगा, इसके पीछे जो है और भी बहुत सारे लोग जो है पढ़ने आएंगे जो हमारी तरह से सो कॉल्ड लोअर कास्ट से होंगे। लोअर कहना नहीं चाहिए, आज के दौर में ऑल आर इक्वल, बट माना जाता था। ठीक है, और जो है वो यहीं आगे पढ़ेंगे। ये उनकी नावल का बुक है, सॉरी उनकी ऑटोबायोग्राफी है जूठन। राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, एक और कहानी आती है। ठीक है, ये जो है एक मिस्टर और मिसेज अंसारी के हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि साहब डिस्क्रिमिनेशन तो गाँव में होता है, तो ये कहानी जो है मुंबई शहर की है। मिस्टर और मिसेज अंसारी जो है बहुत रिच फैमिली के थे, तो पैसा बहुत था, तो उनके और वो मुंबई में रेंट पे जो है एक कमरा लेना चाहते थे। ठीक है, और कहीं कोई कमरा मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट किया और उसको बोला कि ठीक है आप जो हमको कुछ क्वार्टर दिखाइए। ये लाइन से जो एक फ्लैट में लेके गया, कहा कि देखिए साहब इनको कमरा पसंद भी आ गया जो बिल्डिंग थी। लेकिन जब वो मकान मालकिन से बात करना शुरू किए तो उसने पूछा आपका नाम क्या है। जैसे ही नाम सुना उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा। फाइनली उस लेडी ने कहा कि देखिए हम किसी ऐसे आदमी को क्वार्टर नहीं देते जो कि मीट मछली खाता हो, कि हमारे यहाँ नॉनवेज नॉट अलाउड है। लेकिन सडन जो है उन्होंने महसूस किया कि बगल की बिल्डिंग में तो एक आदमी मछली पका रहा था, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस बिल्डिंग में नॉनवेज अलाउड नहीं था। इसी तरह से वो कई और बिल्डिंग में जाते हैं और हर बिल्डिंग में जो है इसी तरह के ऊट पटांगा एक्सक्यूज़ दे करके उनको क्वार्टर देने से मना कर दिया गया। फाइनली जो उनका प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा कि आप जो है अपना नाम चेंज कर लीजिए, आप जो है कहिए कि नहीं आप मिस्टर और मिसेज कुमार हैं, तो आपको आराम से क्वार्टर मिल जाएगा। अंसारी लोगों ने कहा नहीं, चाहे जो हो हम अपना नाम तो नहीं चेंज करेंगे सिर्फ एक क्वार्टर के लिए। फाइनली उनको 1 महीना लग गया, तब जा करके उनको एक ऐसी लेडी मिली जिसने उनको क्वार्टर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अनइक्वल ट्रीटमेंट तो है, ट्रीटमेंट के बाद कि 2 लोग यहाँ पर क्या है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है कि क्योंकि आप मुस्लिम हो इसलिए आपको कमरा नहीं दिया जाएगा। या फिर वहाँ पर जो दलित थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि वो लोग जो है दलित फैमिली से थे इसलिए उनको जो है पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको जो है लोअर बेंचेज पे, ये उनको पीछे बिठाया जा रहा था या स्कूल कॉलेज को साफ़ करने को बोला जा रहा था। सोच के देखो, अगर आपकी क्लास में सिर्फ आपको टारगेट करके इस तरह से बिहेव किया जाए तो ये चीज़ कितनी गंदी लगेगी यहाँ पर। और अगर आपको ये लगता है कि ये सब घटनाएं जो है एंशिएंट टाइम में होती थी, आजकल चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये न्यूज़ है, आज भी जो है कुछ इलाकों में
हिंदू की द हिंदू बहुत फेमस न्यूज़पेपर है उसका, कि आज भी जो है कुछ इलाकों में 7 जनवरी 2020 की न्यूज़ है कि जहाँ पर हिंदुओं को दलित लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ठीक है, सिमिलर स्टोरी जो है हिमाचल प्रदेश से आ रही है। ठीक है, जहाँ पर जो है लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दी गई। ऐसी ही एक कहानी जो है कर्नाटक में भी आती है, 20 जून 2019 की, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। और देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या था, 2018 की स्टोरी है कि एक दलित था, वो बारात जो है अपने घोड़े पर लेके जाना चाहता था, लेकिन उसको मना किया गया कि आप नहीं जा सकते हो। सिमिलर स्टोरी 2019 की आती है मई की, कि जो दलित दूल्हा था घोड़े पर चढ़ करके जो है जाना चाहता था, तो उसको बायकॉट किया गया, उसको जाने नहीं दिया गया। और कहानियाँ देखते हैं इसी तरह से। एक अनुसूचित जाति के विधायक थे, वो जिस जगह पे प्रदर्शन किया वहाँ पर लोगों ने उस जगह को शुद्ध किया। इसी तरह से एक लोअर कास्ट के बंदा जो है वो हैंडपम्प से पानी पीता, सिर्फ इसलिए पिटाई किया गया। और देखने की कोशिश करते हैं इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट तक को नोटिस लेना पड़ा कि हरियाणा में दलितों के साथ बहिष्कार हो रहा है। ऐसे ही गुटखा नहीं देने पर ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि एक दलित व्यक्ति को जो है आग लगा दी गई। इसी तरह से एक छोटी सी स्टोरी है कि गांव खेत में बकरी घुस गई तो दलित आदमी को पीट करके मार डाला गया था। आप देखोगे इस तरह से कितनी सारी जो है न्यूज़ेज़ आ रही हैं जहां पर जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जो है दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो अलग अलग सोसाइटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से ही रहा है और भारत में आज भी अगर हम कहें तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, सीधी सी बात है, अगर किसी के साथ भी इस तरह का भेदभाव हो तो नेचुरली उसको बुरा लगना स्वाभाविक है, और इससे जो है आपकी जो इमोशंस हैं वो हर्ट होते हैं और आपको बुरा लगता है, किसी को भी लगेगा। ठीक है, सोच के देखिए, जो है अगर आप एक बच्चे हैं और आपको ये कहा जाए स्कूल जाने के बाद आपको सबके साथ बैठने ना दिया जाए, सबके साथ बात ना करने दिया जाए, और ये कहा जाए कि नहीं तुमको हमेशा झाड़ू लगाना है, तुमको सबसे किनारे बैठना है, तुमको टीचर आपसे अच्छे से बात ना करें, दोस्त लोग आपसे कोई जो है रिलेशन ना रखें, तो कितना गंदा लगता है। तो इसी के लिए जो टर्म आ रहा है कि डिग्निटी वायलेशन, ठीक है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी शानदार सी जो एक फिल्म का एक डायलॉग है, दीवार फिल्म है, अमिताभ बच्चन की बहुत फेमस जो है फिल्म रही थी दीवार, उसी का एक जो है सीन दिखाता है। वहाँ पे क्या, अमिताभ बच्चन जब बहुत छोटा था तो गरीब था, तो वो सड़क पर जो शू पॉलिश करता था, तो एक कोई सेठ आता है और वो अपना जूता देता है कि लो इसको पॉलिश करो, तो पॉलिश तो इसने अच्छे से कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो पैसा उठा करके उसके सामने फेंक दिया, ये पैसे ले लो। तो फाइनली ये आदमी खड़ा होकर आर्ग्यू करता है, जो बच्चा था, हाँ, वो जो है खड़ा होकर आर्ग्यू करता है कि साहब ईमानदारी से काम किया हुआ है तो पैसे तो मुझे हाथ में चाहिए, ये फेंके हुए पैसे मैं नहीं उठाता। और फाइनली वो आदमी जो है वो पैसा उठाता है और उसके हाथ में देता है, और फाइनली कहता है कि जरूर जो है ये बच्चा आगे चल करके कोई बड़ा जो है आदमी बनेगा। खैर फाइनली वो फिल्म की स्टोरी थी, लेकिन जो है हर एक के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना लाइफ कोई लाइफ नहीं होती। और दूसरी ओर सोसाइटी में हम देखते हैं अलग अलग तरीके से लोगों के साथ भेदभाव होता है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि या अंसारी फैमिली ने देखा था। ठीक है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, सवाल यह है कि हमारा सिस्टम इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, जो साफ साफ कहता है कि इंडिया में रहने वाला ईच एंड एवरीवन ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। इट मीन्स कि आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, अलग अलग कास्ट के हों, रिलीजन के हो, ट्राइब्स के हों, आपकी चाहे जो क्वालिफिकेशन हो, चाहे कोई इकोनॉमिक स्टेटस हो, सभी लोग जो है सरकार के समक्ष, कानून के समक्ष इक्वल हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर भेदभाव होता है तो आप जो है उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे पार्लियामेंट के जो पिलर्स हैं उसकी जगह इसने अलग अलग इंसानों को दिखाया जो सब अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ये दिखाता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो दरअसल ढेर सारे लोगों से मिलकर के बनता है, वो हम सब लोगों से मिल कर के बना है, वो सिर्फ जो है एक बिल्डिंग नहीं है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो फर्स्ट थिंग हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि कई बार क्या होता है कि जो राइट्स देना होता है वो सफिशिएंट नहीं होता। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गई, तो ऐसे केस में लोगों के साथ भेदभाव ना हो तो उसके लिए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए। ठीक है, एक तो हो गया कि पहले जो है आपको इक्वल स्टेटस दे दिया गया, लेकिन सिर्फ स्टेटस दे देने से नहीं होता। उसके बाद उन्होंने क्या की चीज़ें कही,
उन्होंने कहा कि नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल फीमेल, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थर्ड चीज़ कही गई कि एवरी प्लेस, जो भी जो है पब्लिक प्लेस है, वो सारे के सारे, चाहे प्लेग्राउंड हो, होटल हो, मार्केट हो, शॉप हो, सभी के लिए ओपन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप, जैसे पहले क्या होता था कि कुछ इलाके कुछ खास लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी इलाका किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो हर कोई जा सकता है। इसी तरह से जो चौथा में इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था राइट टू इक्वालिटी के तहत, वो था अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन। इट मीन्स कि किसी को भी अनटचेबल नहीं माना जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये तो हो गए राइट टू इक्वालिटी के तहत, ठीक है, उसके तहत ये 3-4 प्रोविज़न हो गए। इसके बाद जो लोग थे, जो मतलब वीकर सेक्शन था, उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ और प्रोग्राम बनाए गए। जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी थी, जो वीकर सेक्शन था, जो कमज़ोर सोसाइटी थी, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ और काम किए गए। क्या क्या किए गए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो था दैट इज रिजर्वेशन, ठीक। रिजर्वेशन क्या है? तो 3 जगह रिजर्वेशन दिया गया। कहाँ कहाँ? एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशन में, जॉब में, ठीक है, और जो है रिप्रेजेंटेशन यानी कि एमपी बनने के लिए, ठीक। 3 जगह हो गई, एजुकेशन, जॉब और जो है सीट्स का, जो क्या एमपी बनते हैं उसमें कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या हुआ कि जब जो है स्कूल कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो कुछ सीटें सरकार ने ये इंश्योर किया कि ये सीटें जो है सिर्फ और सिर्फ वीकर सेक्शन के लिए ही होंगी। इसी तरह से जब जॉब की वैकेंसी आती है तो उसमें लगभग जो है 50% सीटें जो है वो अलग अलग वीकर सेक्शन के लिए, कुछ एससीज़ के लिए हैं, कुछ एसटीज़ के लिए, कुछ ओबीसीज़ के लिए। तो इस तरह से 50% सीटें जो है इस तरह की जो कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रखी गई। इसी तरह से जो एमपी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व रखी गई हैं ताकि उनकी भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सके। एक हो गया। कुछ और तरह के स्कीम्स बनाए गए, जैसे कि एक मिड डे मील स्कीम है। तो बेसिकली जो लोग इकोनॉमिक तरीके से वीकर थे उनके पास मजबूरी क्या होती थी कि ऐसे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी। तो घर वाले ये कहते थे कि ठीक है, हम तुमको खाना तो दे नहीं सकते, तो चलो हमारे साथ काम पे चलो और वहीं जाके मेहनत करोगे, कुछ कमाई होगी तो फिर खाना मिलेगा, ठीक है। तो सरकार ने ये किया कि जो है कि हर एक स्कूल में, जो सरकारी स्कूल थे वहाँ पर फ्री लंच देना शुरू किया, और वो भी पका हुआ, ताकि इस खाने के लालच में लोग पढ़ने आए। नंबर 1 थिंग, ठीक है। स्कीम का नाम क्या है? मिड डे मील। तो खाने के लालच में लोग पढ़ने आएंगे, 1 थिंग। सेकंड थिंग, उनको एक अच्छा खाना मिल जाएगा और इससे जो है उनके बॉडी का जो नरिशमेंट है वो बेहतर होगा। शुरुआत कैसे हुआ? तो 2001 में जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो इसको तमिलनाडु ने लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऑर्डर दिया कि आपको विदिन 6 मंथ जो है ये सारे स्टेट्स में लागू करना है। पहला स्टेट कौन सा है? तो तमिलनाडु, जिसने मिड डे मील लॉन्च किया। उसके बाद जो है 2001 में लॉन्च किया था, 2001 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद ऑल ओवर इंडिया ये चलता है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, ठीक है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको मिड डे में जो है फ्री लंच दिया जाता है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। इस प्रोग्राम का काफ़ी फ़ायदा हुआ क्या कि जो गरीब बच्चे थे उनका एनरोलमेंट बढ़ गया और वो रेगुलर स्कूल आने लगे, ठीक है। इसी तरह से जब अच्छा खाना मिलेगा तो वो उनकी जो है जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है, जो मतलब जो उनके अंदर जो नरिशमेंट की कमी थी वो अच्छी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये हर जगह जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया। उनकी जो मदर्स थी, जो हमेशा जो है उनको स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, फैमिली वाले, या खाना बनाने के लिए या दूसरे काम के लिए वो रोक लेते थे, अब जो है वो खुल करके बच्चों को भेज रहे हैं कि आप बैठ के पढ़िए, ठीक है। अगेन इसके कारण जो कास्ट प्रेजुडिस की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम हुई है। क्यों? क्योंकि जो खाना बनता है उसमें जो है अपर कास्ट के, लोअर कास्ट के लोग, सभी लोग एक साथ खाने लगे हैं, तो इसके कारण प्रॉब्लम्स कम हुई है। कुछ जगहों पे दलित विमेन लोगों को बोला गया खाना बनाइए, थोड़ी जगह प्रॉब्लम है, बट मोस्ट ऑफ जगहों पे चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। और इस तरह से जो मिड डे मील है ये एक ज़बरदस्त जो है फ़ायदे का स्कीम रहा है। इसी तरह से सरकार ने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करने के लिए अब कई सारे और जो है स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि जो है उनकी अटेंडेंस बढ़े और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब में पहुँचें, ठीक है। तो इस तरह से
ऐसे ही एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं भीमराव अंबेडकर। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो इन्होंने ही बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ये वो बुक है जिससे कि हमारा देश पूरी तरह से चलता है। तो उन्होंने कहा, उनका जो एक फेमस स्टेटमेंट है, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। कहा कि जो है कि अपनी लाइफ को बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जीना ये सही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके बिना जो है जीना जो है मतलब वो सही नहीं है। तो इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। का मैन इज़ मोर्टल, हर एक की ज़िंदगी, जो भी धरती पे आया है वो मरेगा ही, लेकिन हमको जो है अपनी लाइफ को इनरिच करना चाहिए कि जिसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट हो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये B.R. अम्बेडकर के स्टेटमेंट रहे हैं। इश्यू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। क्या भेदभाव सिर्फ हमारे यहाँ था? नहीं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये लगभग ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में रहा है। यहाँ कहानी जो है अमेरिका की है, जिसको हम सबसे ज़्यादा डेवलप मानते हैं, सबसे महान देश मानते हैं, कि शायद उनके यहाँ भेदभाव नहीं होता होगा, बट उनके यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन था। उनके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की कहानी ये थी कि अमेरिका में क्या होता था कि वहाँ पर जो ब्लैक लोग थे, नॉर्मली एक तो वाइट हो गए जो यूरोप से आए थे, और बहुत सारे ब्लैक्स थे जिनको जो है किसी ज़माने में गुलाम बना करके अफ्रीका से लाया गया था। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता था। उनको स्कूल कॉलेज जाना अलाउड नहीं था, उनको जो है सरकारी उनको हॉस्पिटल नहीं मिलते थे, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, बसेज पे बैठना अलाउड नहीं था। तो इस तरह की भेदभाव जो है उनके साथ होता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी आती है कि 1950s में वहाँ पर जो है सिविल राइट मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? तो एक रोज़ा पार्क्स करके अफ्रो अमेरिकन लेडी थी, तो दिन भर काम किया, काम करने के बाद वो एक बस पे चढ़ती हैं और चढ़ने के बाद जो है वो बस पे सीट मिली, बैठ गई। बट 1 दिसंबर 1955 का डेट था। एक वाइट आता है, वो कहता है कि नहीं तुम ब्लैक हो तो तुमको इस बस पे बैठने का अलाउड नहीं है, तुम हटो, इस सीट पे मैं बैठूंगा। इसने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि चाहे जो हो मैं अपने सीट से नहीं हटूंगी। इसी मुद्दे को ले करके जो है काफ़ी बहस होती है और फाइनली अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट चलता है। अब इस मूवमेंट के तहत जो है ब्लैक्स लोगों ने डिमांड की कि हमें भी वो सारे सिविल राइट्स मिलने चाहिए जो कि वाइट लोगों को मिलते हैं। और इस मूवमेंट का असर ये हुआ कि 1964 में सिविल राइट एक्ट पास हुआ और तब जाकर के अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ। रेस, रिलीजन, नेशन के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म हुआ। मींस कि 1950 में हमने सबको वोटिंग राइट दे दिया था, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे दिया था, और अमेरिका में ये चीज़ जो है जो लगभग जो है 14 साल बाद होती है। हम इस मामले में उनसे भी आगे थे। तो हालांकि उनको इक्वल ट्रीटमेंट का राइट तो दे दिया गया, लेकिन अभी भी आप देखोगे अफ्रो अमेरिकन की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। आज भी जो अफ्रो अमेरिकन्स हैं अमेरिका में वो सबसे गरीब हैं, उनके पास अच्छे स्कूल नहीं हैं, उनके यहाँ जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है उनके यहाँ फैसिलिटी बहुत कम है, जो टीचर्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि दुनिया भर में डिस्क्रिमिनेशन रहा है, अमीर गरीब रहे हैं, लेकिन सरकारें इस कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके इस डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके। अब आर्टिकल 15 से कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है उसमें राइट टू इक्वालिटी के तहत कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं। क्या क्या हैं? तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो कि लोगों के बीच में किसी भी चीज़ के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, रेस आपकी नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कास्ट के आधार पे नहीं होगा, सेक्स मेल फीमेल के आधार पे नहीं होगा, और बर्थ प्लेस के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। जो राज्य सरकार है वो किसी भी लोगों में भेदभाव नहीं करेगी। अगेन वही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से किसी भी कारण से लोगों में भेदभाव नहीं होगा। नो सिटीजन कैन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन। अब कहा कि अगर आप चाहें जिस कास्ट, रिलीजन, धर्म के हो, आपको पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल,
प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, शॉप, इन जगहों पे जाने से मना नहीं किया जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, सोसाइटी को बिलोंग करते हो इसलिए आप एक खास जगह पे नहीं जा सकते, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसी तरह से जो पब्लिक वेल टैंक हैं इन सब जगहों पे जाने से आपको मना नहीं किया जा सकता। तो सारी चीज़ें जो है जो पब्लिक प्लेस पे हैं या गवर्नमेंट की ओर से उन चीज़ों को यूज़ करने में लोगों के साथ साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा सरकार कहती है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ कानून बना देना सफिशिएंट है? जवाब है नहीं। जैसा कि हमने देखा कि इस 2020 आने के बावजूद भी सोसाइटी में अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हैं। तो इस तरह से इस सोसाइटी में जो भेदभाव है, इस सारे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना और सभी के साथ इक्वल ट्रीट करना, ये हमारे डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा इशू है, ताकि सभी लोग अच्छे से अपनी इक्वालिटी को एंजॉय कर सकें, किसी की डिग्निटी वायलेट ना हो और सभी लोगों की लाइफ बेहतर हो। इस तरह से यह चैप्टर जो है हमारा ख़त्म होता है। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।